आज हम दोस्तों एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। इसके पीछे वाले पार्ट 8 तक हमने ये पढ़ लिया था कि फिनॉल की विरेचन की अभिक्रिया और भौतिक गुणधर्म। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया या इसका दूसरा नाम होता है इसके गुणधर्म। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फिनॉल का सूत्र क्या होता है। देखो इसमें हम क्या जानते हैं, फिनॉल का सूत्र क्या होता है। फिनॉल ये होता है बेंजीन पर एक समूह क्या जुड़ा होता है, OH का, इसे हम कहते हैं फिनॉल। यदि थोड़ा सा आप यदि पीछे वाला वीडियो आपने देखा है और नहीं देखा तो आप जाकर देख लेना। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया में हमने ये पढ़ा था कि एल्कोहल का सूत्र ये होता है। इसमें हमने ये देखा था OH बंध विदलन, RO बंध विदलन अभिक्रिया, R और OH की समूह की सम्मिलित अभिक्रिया, ये पढ़ी थी। उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा आपको ये याद करना है कि फिनॉल की अभिक्रियाएँ, फिनॉल की अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो ये फिनॉल है, ये आपके सामने फिनॉल है। तो इसके अंदर हम अलग अलग 3 प्रकार की रिएक्शनों को टुकड़ों में करके देखते हैं, नहीं तो रिएक्शन क्या हो जाती है ज़्यादा। इसलिए हम ये देखते हैं कि देखो इसमें, इस फिनॉल में, ये फिनॉल समूह है, इस फिनॉल समूह में देखो क्या क्या समूह दिखाई, एक दिखाई देता है OH समूह, OH समूह। इस और ये OH समूह के अलावा इसका नाम क्या है, फेनिल समूह है। इसका नाम है एल्कोहल या हाइड्रोक्सिल समूह है, यह हाइड्रोक्सिल समूह है, और इसका नाम क्या है, फेनिल। तो हम रिएक्शन देखते हैं कि पहली रिएक्शन देखते हैं इस OH फेनिल, इस फिनॉल के OH समूह की अभिक्रिया। इस OH समूह पर कौन कौन सी रिएक्शन होगी वो हम देख लेते हैं, ताकि आपको याद भी रह जाए और समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। पहले देख लेते हैं OH समूह की अभिक्रिया, उसके बाद में हम दूसरी रिएक्शन देखेंगे। इसके बाद में 4-5 रिएक्शन और है। उसके बाद ये पूरा करने के बाद मैं वो लिखवाऊंगा फेनिल या बेंजीन समूह की अभिक्रिया, फेनिल या बेंजीन समूह की अभिक्रिया। इस पर देखेंगे कि किस प्रकार से रिएक्शन होगी। उसके बाद में संघनन की अभिक्रिया, संघनन की अभिक्रिया होगी कि फिनॉल पर कोई जो अन्य अभिकारक की क्रिया करवाएंगे, और उस पर संघनन का मतलब होता है कि संघनन का मतलब होता है इकट्ठा होना, नज़दीक नज़दीक आना, आपस में जुड़ना। ये संघनन की अभिक्रिया देख लेंगे। अब देखो सबसे पहले देखते हैं OH समूह की अभिक्रिया। क्या देखते हैं, OH समूह की अभिक्रिया। ये जो फिनॉल है, ये जो फिनॉल है, इस फिनॉल की संरचना तो हम इस प्रकार से जानते हैं, इस प्रकार से होती है। अब ये जो फिनॉल है, इसकी हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या होता है, ये H+ आयन बाहर किस प्रकार से निकलता है। जितना ज़्यादा H+ आयन बाहर देगा उसकी अम्लीय प्रकृति क्या होती है, ज़्यादा होती है। और यही हम देखते हैं, अम्ल का नाम आते ही इस समूह आपको क्या दिखाई दे रहा है, H दिखाई दे रहा है। ये बाहर निकलेगा तो इसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। यदि H+ आयन इससे बाहर नहीं निकलेगा तो इसकी प्रकृति क्या नहीं होगी, अम्लीय प्रकृति नहीं होगी। दूसरी हम क्रिया देखेंगे जिंक की अभिक्रिया। जिंक की अभिक्रिया में हम क्या देखेंगे कि इस फिनॉल पर जिंक किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। इस पर हम जिंक के साथ अभिक्रिया करवा देंगे, ये रिएक्शन देख लेंगे। इसके बाद में हम तीसरी रिएक्शन क्या देखेंगे, इस फिनॉल पर हम किसकी क्रिया करवा देंगे, अमोनिया की क्रिया करवा देंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा ये देखेंगे। इसके बाद में इथरीकरण, इथरीकरण का मतलब इस पर हम किसकी क्रिया करवाएं ताकि ईथर का निर्माण हो जाए। ईथर का सूत्र ये होता है ROR। यहाँ पर यदि R के स्थान पर यदि फेनिल लेते हैं तो एक फेनिल समूह आ जाएगा। क्या जाएगा, फेनिल समूह आ जाएगा। इस प्रकार से इथरीकरण, इस प्रकार से प्रोडक्ट आपको बनाना है तो यहाँ पर क्या लेंगे वो देख लेंगे। इसके बाद में आएगा एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण का मतलब होता है कि इस प्रकार के समूह का निर्माण होना एस्ट्रीकरण कहलाता है। भाई एक समूह तो इसमें क्या होगा, एल्किल समूह के स्थान पर एक समूह क्या होगा, फेनिल, और एस्टर का निर्माण हो जाएगा, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखें बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण का मतलब होता है कि बेंजोइल समूह है, जिस प्रकार से एल्केनोइल समूह ये होता है, इसी प्रकार बेंजीनोइल क्या होता है, इस समूह क्या कहते हैं, बेंजीनोइल। क्या कहते हैं, बेंजीनोइल। ये क्या है, एल्केनोइल। यदि यहाँ पर क्लोराइड जोड़ देते हैं, एल्केनोइल क्लोराइड, यहाँ पर क्लोराइड जोड़ देते हैं, बेंजीनोइल क्लोराइड। मतलब इस प्रकार के समूह का जुड़ना क्या कहलाएगा, बेंजोइलीकरण है। इसके बाद में ऑक्सीकरण है। इस पर हम ऑक्सीकरण की क्रिया करवा देंगे तो कंडीशन क्या होगी, एक हम क्या देखते हैं, PCl5 की क्रिया देखते हैं। PCl5 की क्रिया हमने एल्कोहल पर इस प्रकार से करवाई थी। तो इस प्रकार की रिएक्शन, ये जो OH समूह पर इस प्रकार की जो रिएक्शन है
अब हम क्या करते हैं, एक एक को लेकर करते हैं। आपको थोड़ा बहुत हिंट समझ में आया होगा कि ये रिएक्शन इस प्रकार से होगी। अब हम बढ़ते हैं अम्लीय प्रकृति। तो आप ऊपर वाला ये उतार लो, तो मैं केवल इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। OH समूह की अभिक्रिया, ये जैसे कंप्लीट होगा हम फेनिल समूह या बेंजीन समूह की अभिक्रिया लेंगे और उस प्रकार से रिएक्शन होगी। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारो। अब लिखो आप फिनोल की अम्लीय प्रकृति, हेडिंग डालो फिनोल की अम्लीय प्रकृति। ये जो फिनोल है, देखो बोर्ड की तरफ, ये जो फिनोल है, ये फिनोल की संरचना इस प्रकार से होती है। तो यह अम्लीय प्रकृति, देखो इसके और इसके बीच में ये क्रिया होनी चाहिए। तो देखो हम क्या लिखेंगे, पहले समझो कि इस फिनोल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध होता है। इस सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को कौन आकर्षित कर लेता है, ऑक्सीजन परमाणु अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, जिससे इस फिनोल के ऑक्सीजन परमाणु पर देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, तो एकागी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई और इस एकागी इलेक्ट्रॉन पर कौन सा युग्म आ गया, माइनस। कौन सा आ गया, माइनस। देखो 2 2 4 पहले थे, उसके बाद में ये दोनों एकागी इलेक्ट्रॉन जैसे इसकी तरफ आए, तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आए, 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आने से इस पर कौन सा आवेश आ गया, माइनस। इस प्रकार के आयनों को हम कहते हैं फिनोक्साइड आयन। क्या कहते हैं, फिनोक्साइड आयन कहा जाता है। दोस्तों ये बात समझ में आई होगी आपको कि फिनोल से किसका निर्माण हो गया, फिनोक्साइड आयन का निर्माण हो गया। और साथ में बाहर क्या निकल गया, H+ आयन बाहर निकल गया। क्या निकल गया, जैसे H+ आयन इस फिनोल से बाहर निकल गया, तो बताओ कौन सी प्रकृति दिखा दी, फिनोल की अम्लीय प्रकृति हो गई। फिनोल की अम्लीय प्रकृति हो गई। अब देखो इसमें कंडीशन क्या है कि इस ऑक्सीजन परमाणु, देखो पहले तो ये देखो इस ऑक्सीजन परमाणु, ये ऑक्सीजन परमाणु है, इस ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु यही तो होता है, से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु ये है। और इस कार्बन परमाणु में बताओ कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है। कौन सा है, sp2 संकरण है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि इसके निकट वाले कार्बन परमाणु के पर sp2 संकरण होता है, जो ऑक्सीजन के एकागी इलेक्ट्रॉन युग्म को कौन कर लेता है, sp2 संकरित अधिक विद्युत ऋणता होने की वजह से अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। उसकी वजह से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कमी हो जाती है। हर कमी को पूरा कौन करता है, ये हाइड्रोजन परमाणु पूरा कर सकता है। कौन पूरा कर सकता है, हाइड्रोजन परमाणु। जिससे हाइड्रोजन परमाणु क्या कर लेता है, अपने एकागी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन परमाणु को देकर बाहर निकल जाता है। इस प्रकार की प्रकृति को हम क्या कहते हैं, अम्लीय प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय प्रकृति। दोनों कारण लिख सकते हैं। तो आप लिखो अब लिखो इसमें, लिखो जब फिनोल में बेंजीन समूह से OH समूह जुड़ा हुआ होता है, बेंजीन समूह से OH समूह जुड़ा हुआ होता है, तो इसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए कार्बन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए कार्बन परमाणु बेंजीन समूह का, कार्बन परमाणु बेंजीन समूह का द्विबंधित होने की वजह से, द्विबंधित होने की वजह से इस कार्बन परमाणु में, इस कार्बन परमाणु में sp2 संकरण होता है। इस कार्बन परमाणु में sp2 संकरण होता है, जिसकी वजह से यह कार्बन परमाणु, देखो बोर्ड की तरफ देखो, जिससे यह कार्बन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु के एकागी इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है।
जिससे इस ऑक्सीजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिससे इस ऑक्सीजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए इस ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु अपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती ऑक्सीजन परमाणु को देकर H+ आयन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। H+ आयनों के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। तो इस प्रकार के आयनों को फिनोक्साइड आयन कहा जाता है। तो इस प्रकार के आयनों को फिनोक्साइड आयन कहा जाता है, जिससे फिनोल की H+ आयनों के कारण अम्लीय प्रकृति होती है। अब ये उतारो आप। ये तो मैंने यहां पर दिखा दिया sp2 संकरित कार्बन परमाणु। उतारो, यहां से लेकर यहां तक उतार लो। ये फिनोक्साइड आयन। उतार लिया। अब नीचे आप एक क्वेश्चन लिखो। फिनोल की अनादि संरचना लिखिए। फिनोल की अनादि संरचना लिखिए। इसका आंसर आप खुद करेंगे, और यदि आपको नहीं समझ में आए तो इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने छोटा सा वीडियो इस फिनोल की अनादि संरचना डालकर बताया हुआ है, तो वहां पर आप जाकर देख लेना। उतार लिया क्वेश्चन। इसके बाद में आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बताइए। फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बताइए। अब देखो, ये है फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन को मैंने ऐसे लिख लिया कि ये फिनोल पर देखो इस प्रकार की कंडीशन है। देखो इस पर माइनस है, तो माइनस ये अपने दोनों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको देगा। क्यों? क्योंकि sp2 संकरण की विद्युत ऋणता का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, यहाँ पर क्या बना लेगा? द्विबंध बना लेगा। तो बताओ ये माइनस यहाँ पर आ गया, और जैसे इसके पास द्विबंध होगा तो बताओ इस कार्बन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इस वृद्धि को बताओ कहाँ पर भेजेगा? निकटवर्ती कार्बन परमाणु को। तो जैसे ये दोनों बंध इस निकटवर्ती कार्बन परमाणु को देगा तो इस पर तो क्या आ गया? ऋणावेश। इस पर तो क्या आ गया? ऋणावेश। अब देखो आगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या बना लेंगे? बंध बना लेंगे, और जैसे बंध बनाएंगे तो बताओ इलेक्ट्रॉनों क्या हो जाएगी? वृद्धि। यहाँ पर तो आ गया माइनस, यहाँ पर क्या आ गया? बंध। क्या आ गया?
बंध आ गया। और यहाँ पर क्या है, द्विबंध, सेम की सेम संरचना है, ये भी बंध है। अब जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, बताओ इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और ये क्या कर देगा, निकटवर्ती परमाणु को दे देगा। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, यहाँ पर बंद, यहाँ पर क्या है, बंद है। बात समझ में आ गई। देखो ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, बंद का, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस, और ऊपर वाली संरचना क्या है, सेम की सेम। अब ये क्या होगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, जिससे यहाँ पर तो किसका निर्माण हो जाएगा, बंद, ये पहले वाले बंद है ही है। और बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, वृद्धि, तो ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, निकटवर्ती परमाणु के पास। इस ऑक्सीजन परमाणु जैसे जाएगा तो बताओ यहाँ पर तो क्या हो गया, एक बंद, बताओ यहाँ पर क्या होगा, 2 और 2 4, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे आएंगे 2 6, आवेश कौन सा होगा, ऋण आवेश। अब देखो शुरुआत में जो संरचना है सेम की सेम संरचना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से अधिक से एक से अधिक अलग अलग संरचनाएं बनती है, उसे हम कहते हैं अनुनादी संरचना। और इस प्रकार के बंध को हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं, ये तो है बेंजीन। बताओ ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बंध आगे की तरफ जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं अनुनाद संकर। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अनुनाद संकर कहा जाता है। और एक बात हमेशा याद रखनी है कि दो के बीच में यदि तुलना करनी होती है तो आपको ये देखनी है कि किसकी अनुनादी संरचना, जिसकी अनुनादी संरचना बनेगी वो हमेशा क्या होगा, स्थायी होगा। वो हमेशा क्या होगा, स्थायी होगा, उसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। यदि इस प्रकार का परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए, देखो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, इसके बाद में आपने उतार लिया तो आगे क्वेश्चन लिखो। देखो एक, अब देखो आगे क्वेश्चन लिखो, फिनोक्साइड आयन, क्वेश्चन लिखो, फिनोक्साइड आयन फिनोल से, फिनोक्साइड आयन फिनोल से अधिक स्थायी होते हैं। फिनोक्साइड आयन फिनोल से अधिक स्थायी होते हैं। क्यों, देखो इसका आंसर आप खुद करोगे। अब आपको ये पता है कि फिनोल और फिनोक्साइड आयन, दो के बीच में अंतर पूछा है, तो दो के बीच में आपको ये अंतर करना है कि ये क्या है, फिनोल, फिनोल है भाई, ये तो क्या है, फिनोल है। अब आपका दिमाग में भी क्वेश्चन चल रहा है कि फिनोक्साइड आयन और फिनोल, ये तो है फिनोल, और ये क्या है, फिनोक्साइड आयन, ये तो है फिनोल, और ये क्या है, फिनोक्साइड आयन। अब ये कहोगे कि सर आपने तो ये कहा था कि जिसकी अनुनादी संरचना होगी वो ज़्यादा स्थायी होगा, तो अनुनादी संरचना तो दोनों की है, अनुनादी संरचना क्या है, दोनों की है। लेकिन देखो थोड़ा सा अंतर देखो, ये फिनोल, आपको ये लिखना है कि जब फिनोल H+ आयन त्याग कर फिनोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं, फिनोक्साइड आयन तथा फिनोल दोनों अनुनादी संरचना दिखाते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा फिनोक्साइड आयन स्थायी होते हैं। क्यों, क्योंकि फिनोक्साइड आयन में ऋणावेश होता है, ऊपर ऋणावेश होता है, और ऋणावेश आयन को हम अलग नहीं कर पाते। लिख लिया आपने, ऋणावेश होता है, उस ऋणावेश को हम अलग नहीं कर पाते, उसकी वजह से फिनोक्साइड आयन फिनोल से अधिक स्थायी होते हैं। अर्थात फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना फिनोल की अनुनादी संरचना से ज्यादा स्थायी होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट क्वेश्चन है ये, फिनोक्साइड आयन और फिनोल में अंतर। अब देखो इसी प्रकार का हम क्वेश्चन एक और करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखो आप, लिखो एल्कोहल फिनोल से, अब एल्कोहल और फिनोल की तुलना पूछता है, लिखो जब लिखो एल्कोहल फिनोल से, क्वेश्चन लिखो एल्कोहल फिनोल से कम अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एल्कोहल फिनोल से कम अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्यों,
अब आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि देखो आंसर एल्कोहल आप ही लिख लोगे। एल्कोहल, एल्कोहल का सूत्र क्या है, मान लेते हैं मैं लिख लिया एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और एक लिख लिया फिनोल, ये फिनोल लिख लिया। आपको करना क्या है, देखो ऐसे लिखना है कि जब एल्कोहल है और फिनोल है इसको हम अलग अलग देखते हैं। देखो एल्कोहल जैसे ही ये H+ आयन त्याग देता है तो बताओ, मैंने वहां पर रिएक्शन बताई थी, जो कि इसका निर्माण होगा एल्कोक्साइड आयन का होगा। किसका होगा, एल्कोक्साइड आयन का निर्माण होता है। दोस्तों समझ में आई होगी आपको कि एल्कोहल H+ आयन त्याग कर एल्कोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं, जबकि फिनोल H+ आयन त्याग कर फिनोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, फिनोक्साइड आयन का। अब देखो ऑटोमेटिक उत्तर आ गया आपके सामने। अब एल्कोक्साइड आयन आ गया और एक क्या आ गया, फिनोक्साइड आयन। तो बताओ किसकी अनुनादी संरचना है, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना है। इसलिए इसकी एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम। क्यों, क्योंकि ये एल्कोक्साइड आयन है और ये क्या हो गया, H+ आयन त्याग करे फिनोक्साइड आयन का निर्माण कर लिया। तो अब ये भी ऋणावेश है, ये भी क्या है, ऋणावेश। लेकिन इन दोनों में अंतर किसको देखते हैं, अनुनादी संरचना के द्वारा। किसकी देखते हैं, अनुनादी संरचना। तो फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना होने की वजह से ये क्या होगा, ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा। आपको समझ में आई होगी, यही लिखना है। क्वेश्चन आंसर लिखो आप कि जब एल्कोहल H+ आयन त्याग कर एल्कोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं, जिसकी कोई भी अनुनादी संरचना नहीं होती, लेकिन फिनोल H+ आयन त्याग कर फिनोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं, जिसकी अनुनादी संरचना होने की वजह से यह अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर ये अनुनादी संरचना क्यों नहीं दिखाता। अनुनादी संरचना हमेशा दिखाने के नियम होते हैं कि या तो क्या होते हैं, ऋणावेश एवं द्विबंध एकांतरित क्रम में, या प्लस व द्विबंध एकांतरित क्रम में, या द्विबंध व द्विबंध क्या हो, एकांतरित क्रम में। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार की कंडीशन देखो, इसमें चलो माइनस तो है, एक छोड़कर एक माइनस है, एक छोड़कर एक। देखो सिंगल बंध या द्विबंध नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि एक माइनस, एक सिंगल और एक क्या है, द्विबंध। इसलिए अनुनादी संरचना दिखाता है। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखो उतार लिया आपने, ये होती है अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति के आधार पर 2-3 क्वेश्चन भी देख लिए। अम्लीय प्रकृति क्यों है, क्योंकि H+ आयन बाहर निकालते हैं और H+ आयन निकालकर फिनोल हमेशा फिनोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। और फिनोक्साइड आयन की हमने क्या देखी, अनुनादी संरचना देखी। क्या देखी, अनुनादी संरचना देखी। अब आप आगे हेडिंग डालो, देखो दोस्तों यहां पर है CH2, गलती से लिखा गया CH3, यहां पर है CH2। आप जानते हैं कि एथिल एल्कोहल का सूत्र यही होता है। तो अब हम देखते हैं फिनोल पर प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव। अब इसके बाद में आपने हेडिंग डाली होगी, फिनोल पर प्रतिस्थापी समूह के प्रभाव के कारण। लिखो इसमें आगे लिखो, फिनोल पर प्रतिस्थापी समूह के प्रभाव के कारण अम्लीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो प्रतिस्थापी समूह का मतलब इस फिनोल पर, सामने देखो आप, ये फिनोल है, ये फिनोल। अभी ये फिनोल अम्लीय प्रकृति कब दिखाएगा, कि जितना जल्दी ये H+ आयन बाहर निकल जाएगा। ये जितना ज्यादा H+ आयन बाहर निकल जाएगा तो बताओ उसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। ये कब H+ आयन बाहर निकलता है, जब इस ऑक्सीजन परमाणु के पास क्या हो, कमी। और इस ऑक्सीजन परमाणु के पास कमी कब होगी, जब इससे जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु के पास क्या हो, कमी हो। भाई इस पर यदि sp2 संकृत है, इस पर यदि भाई
इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा। यदि इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो बताओ ये तुरंत में दोनों इलेक्ट्रॉनों क्या कर लेता है, अपनी तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। जैसे ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा तो बताओ ये H+ आयन बाहर निकल जाएगा और इसकी अम्लीय प्रकृति क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब यही देखने के लिए हम ये करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों को या तो आकर्षण करने वाले समूह जोड़ देते हैं या इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन समूह को देने वाले समूह जोड़ देते हैं। तो आप यही लिखा है मैंने कि दो प्रकार के प्रतिस्थापित समूह जुड़ सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जैसे नाइट्रो, और इलेक्ट्रॉन प्रत्याकर्षित समूह जैसे फेनिल समूह है। मैंने बताया था +I प्रभाव, एल्किल समूह, +I प्रभाव बताया था कि एल्किल समूह हमेशा कौन सा प्रभाव दिखाते हैं, +I प्रभाव दिखाते हैं। +I का मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब देखो आप हेडिंग डालो, नीचे लिखो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है जोड़ने पर फिनोल की अम्लीय प्रकृति, जोड़ने पर फिनोल की अम्लीय प्रकृति ज्यादा होती है। अम्लीय प्रकृति आपने 1 नंबर लगा लिख लिया, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ने पर फिनोल की अम्लीय प्रकृति ज्यादा होती है क्योंकि देखो एक बार बोर्ड की तरफ देखो, ये OH समूह है, इस पर मैं यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ देता हूं, देखो मैं लिख रखा हूं इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, और नीचे मैंने पूरा लिख दिया ये फिनोल है, और यहां पर लगा दिया NO2, NO2 ऐसे लगा दिया बंद। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह आपको पता है कि नाइट्रोजन की विद्युत घनता का मान ज्यादा होता है, तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको कि ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को जैसे ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तो बताओ इस कार्बन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों क्या होगी, कमी होगी, और इसकी कमी को कौन पूरा करेगा, ऑक्सीजन परमाणु, और ऑक्सीजन परमाणु के पास जैसे ही कमी होगी उसको कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन परमाणु। कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन परमाणु। तो आप इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे फिनोल पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ देते हैं जिससे इसके निकटवर्ती कार्बन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, उस कमी को इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन परमाणु पूरी करता है, और जिससे ऑक्सीजन परमाणु के पास कमी होती है जिससे H+ आयन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। दोस्तों इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय, अर्थात इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, प्रतिस्थापित समूह जोड़ने पर हमेशा फिनोल की अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होती है। बात समझ में आ गई। तो आप लिखो, 2 लाइन है नीचे लिखो, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ने से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं जिससे इस निकटवर्ती कार्बन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी को ऑक्सीजन परमाणु पूरी करता है, और इस ऑक्सीजन परमाणु की कमी को तुरंत में हाइड्रोजन परमाणु पूरी कर देता है, और जल्दी से जल्दी या तुरंत में H+ आयन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अर्थात यह H+ आयन त्यागने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह में ज्यादा होती है। तो दोस्तों इसका आंसर आपने लिख लिया होगा। इसी प्रकार हम नंबर 2 लगाकर लिखो, इलेक्ट्रॉन प्रत्याकर्षित समूह एल्किल समूह। देखो यह है फिनोल, ये क्या है, फिनोल। इस फिनोल पर मैं यदि, ये फिनोल है, इस पर मैं यदि मेथिल समूह जोड़ देता हूं तो मेथिल समूह आप जानते हैं एल्किल समूह, R जोड़ देते हैं, ये R है, चलो R, मेथिल एथिल कुछ भी हो सकता है। ये मेथिल समूह हमेशा क्या करते हैं, +I प्रभाव दिखाते हैं। कौन सा प्रभाव दिखाते हैं, +I प्रभाव। तो बताओ इलेक्ट्रॉन प्रत्याकर्षित समूह है,
कि जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो बताओ इस निकटवर्ती कार्बन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी तो बताओ इस ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे H+ आयन त्यागने की प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ने से फिनोल की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, कम होती है। लिखो आप इसमें, जब फिनोल पर प्रतिस्थापी समूह के रूप में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह एल्किल जोड़ दिया जाए इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह एल्किल +I प्रभाव दिखाता है, जिससे निकटवर्ती कार्बन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन के परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होगी, जिससे ये H+ आयन त्यागने की प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ने से फिनोल में H+ आयन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि फिनोल पर यदि प्रतिस्थापी समूह जोड़ देते हैं तो एक तो होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है जो H+ आयन ज़्यादा त्यागता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है जो इलेक्ट्रॉन क्या त्यागता है, कम त्यागता है। उतार लिया। अब एक क्वेश्चन लिखो। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो आप, फिनोल ऑर्थोकिरसोल मेटाकिरसोल पैराकिरसोल में अम्लीय प्रकृति का क्रम बताइए। नीचे करते हैं आंसर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इनकी संरचना बनानी है। सबसे पहले बनाओ आप फिनोल की संरचना। ये फिनोल है। उसके बाद में ऑर्थोकिरसोल की संरचना क्या होती है, फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर यदि मेथिल समूह जोड़ देते हैं तो बना समूह क्या कहलाता है, ऑर्थोकिरसोल। क्या कहलाता है, ऑर्थोकिरसोल कहलाता है। यदि मेटा स्थिति पर हम जोड़ देते हैं, मेटा स्थिति पर यदि OH समूह जोड़ देते हैं तो बना समूह कहलाता है मेटाकिरसोल। और यदि पैरा स्थिति पर यदि OH समूह जोड़ देते हैं तो बना समूह क्या कहलाता है, पैराकिरसोल। क्या कहलाता है, पैराकिरसोल। ये तो हो गया पैराकिरसोल, मेटाकिरसोल, ये है ऑर्थोकिरसोल। अब आपको ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति किसकी होगी, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि ये तो देखो अकेला फिनोल है, इस पर तो कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखा है इलेक्ट्रॉन आकर्षी और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। अब देखो इसमें इस ऑक्सीजन परमाणु, इस हाइड्रोक्सिल समूह OH के अलावा देखो ये क्या है, एल्किल समूह है, मेथिल समूह है। और मेथिल समूह हमेशा कौन सा प्रभाव दिखाते हैं, +I प्रभाव। कौन सा प्रभाव बताओ, ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। और ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह देखो कहाँ पर जुड़ा हुआ है, ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा हुआ है। कहाँ पर जुड़ा हुआ है, ऑर्थो स्थिति पर। हमेशा स्थायित्व कहाँ पर होता है, ऑर्थो और मेटाप्री होता है। मैंने बताया था ऑर्थो और मेटाप्री होता है। अब बताओ यदि इस ऑक्सीजन परमाणु की जस्ट निकट है तो बताओ तुरंत में H+ आयन त्याग देगा और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की तुरंत में क्या हो जाएगी, वृद्धि, जिससे H+ आयन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम होगी। किसकी बजाय, इस पैरा की बजाय। देखो कैसे, क्योंकि इस मेथिल समूह 1 और 2 दूसरे कार्बन परमाणु पर है और ये कौन से पर है, 1, 2, 3 और 4। बताओ ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो बताओ इस पर प्रभाव पड़ेगा, इस पर कम प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा H+ आयन त्यागने की प्रवृत्ति किसकी होगी, फिनोल की। किसकी होगी, फिनोल की होगी। उसके बाद में किसकी होगी, मेटा की। उसके बाद में होगी मेटाकिरसोल की। क्यों, क्योंकि यदि फिनोल की अनुनादी संरचना देखते हैं तो मेटा स्थिति पर कोई भी ऋणावेश नहीं आता है, हमेशा ऋणावेश आता है ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। तो इसकी अम्लीय प्रकृति क्या होगी, ज़्यादा। और यदि ऑर्थो और मेटा की बात आए तो मेटा की अम्लीय प्रकृति क्या होगी,
कम नहीं, मेटा की तो ज़्यादा हो गई। ऑर्थो और पैरा, पैरा पैरा किरसोल की क्या होगी, ज़्यादा होगी ऑर्थो की बजाय। तो ऑर्थो की क्या होगी, सबसे कम अम्लीय प्रकृति होगी। बात आपको समझ में आई होगी कि सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति किसकी होती है, फिनोल की, उसके बाद मेटा किरसोल की, उसके बाद पैरा किरसोल की, और उसके बाद में किसकी होती है, ऑर्थो किरसोल की होती है। क्यों होती है, क्योंकि ऑर्थो किरसोल में ऑर्थो स्थिति पर में प्लस आई प्रभाव, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़े होते हैं, इसलिए ये तुरंत में इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की पैरा स्थिति की बजाय क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि ज़्यादा होती है। उतार लो आप। अब हम दोस्तों अम्लीय प्रकृति तो पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या देखेंगे, जिंक के साथ अभिक्रिया। और इस फिनोल की अम्लीय प्रकृति के बारे में तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है, इससे 4-5 जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने लिखा दिए। चलो थोड़ी कर दिया। अब आगे लिखो फिनोल की जिंक के साथ अभिक्रिया। अब लिखते चलो, आप लिखो, जब फिनोल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण जिसको कोष्टक में लिखो यशदरज, जिंक चूर्ण को कहते हैं यशदरज, के साथ क्रिया करवाते हैं, तो बेंजीन का निर्माण हो जाता है। बेंजीन का निर्माण हो जाता है। देखो सामने देखो, मैंने फिनोल को ऐसे लिख दिया C6H5OH, लिख सकते हैं इस प्रकार। देखो कैसे लिख सकते हैं, ये तो है 1 2 3 4 5 और 6, इस पर जुड़ा हुआ OH। देखो एकांतरित क्रम में क्या है, बंद है। तो बताओ प्रत्येक पर क्या है, हाइड्रोजन परमाणु। देखो 6 तो है कार्बन परमाणु, और 5 क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पर नहीं है भाई, 5 हाइड्रोजन परमाणु और 1 क्या है, OH। तो इस फिनोल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5OH। उतारो। दूसरी रिएक्शन लिखो, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अब लिखो आगे फिनोल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तीसरी रिएक्शन है फिनोल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया। लिखो, जब फिनोल की क्रिया अमोनिया गैस के साथ करवाते हैं। देखो बोर्ड की तरफ देखो, ये फिनोल है, अमोनिया है। लिखो, जब फिनोल की क्रिया अमोनिया गैस के साथ करवाते हैं, उच्च ताप एवं जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, ताप ले लेते हैं 573 केल्विन ताप, तो जल का अणु बाहर निकलते हुए एनिलीन का निर्माण कर लेते हैं। देखो बोर्ड की तरफ देखो आप, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें 1 हाइड्रोजन परमाणु, देखो मैं ऐसे लिख रखा हूँ, एक जल का अणु बाहर निकाल दिया। और बताओ ये एमीन समूह कहाँ पर जुड़ गया, फेनिल समूह पर जुड़ गया, ये एमीन समूह है, और ये जल का अणु बाहर निकल गया, इसे कहते हैं एनिलीन। बेंजीन पर यदि एमीन समूह का जुड़ना क्या कहलाता है, एनिलीन। और एनिलीन का सूत्र हमने पहले भी देखा था कि BDC का निर्माण, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण की विधि में मैंने बताया था कि एनिलीन पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करवाते हैं तो BDC का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, BDC का। उतारो आप। अब तीसरी रिएक्शन लिखो, इथरीकरण अभिक्रिया। उतार ली तो आगे लिखो, 4 नंबर लगाए, लिखो इथरीकरण अभिक्रिया। इथरीकरण का मतलब होता है फिनोल से हम किसका निर्माण करते हैं, ईथर का निर्माण करते हैं। तो लिखो इसमें, जब फिनोल पर आप लिखते चलो,
जब फिनोल पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाते हैं, फिनोल पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाते हैं तो पहले सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है। देखो ये तो है फिनोक्साइड आयन और सोडियम जोड़ते बताओ नाम क्या हो गया, सोडियम फिनोक्साइड। पहले सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है जिस पर आगे मेथिल आयोडाइड या एथिल आयोडाइड की क्रिया करवाते हैं। मेथिल आयोडाइड या एथिल आयोडाइड की क्रिया करवाते हैं तो सोडियम आयोडाइड बाहर निकलते हुए ईथर का निर्माण हो जाता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण कहा जाता है। विलियमसन ईथर संश्लेषण कहा जाता है। विलियमसन ईथर संश्लेषण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बोर्ड की तरफ देखो, फिनोल से किसका निर्माण हो गया, देखो मैंने जो लिखा है वही है। फिनोल से किसका निर्माण, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाकर सोडियम फिनोक्साइड बन गया। सोडियम फिनोक्साइड पर, ये सोडियम फिनोक्साइड, ये सोडियम फिनोक्साइड पर मेथिल आयोडाइड की क्रिया करवाते हैं तो बताओ इस प्रकार से सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा और निर्माण किसका हो गया। यदि एथिल समूह जुड़ता है तो इसका नाम होता है एनिसोल। क्या होता है, एनिसोल। मेथिल समूह जुड़ता है तो इसका नाम हो गया एनिसोल। और यदि इसके स्थान पर एथिल समूह ले लेते हैं तो उसका नाम होता है फेनिटोल। क्या होता है, फेनिटोल। देखो यदि मैं इस पर ले लेता हूं एथिल आयोडाइड ले लेते हैं तो बताओ कंडीशन क्या होगी, बताओ यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, एथिल समूह जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या हो गया, फेनिटोल। इसका नाम क्या हो गया, फेनिटोल हो गया। उतारो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक रिएक्शन हो गई। और यदि इसकी क्रिया, इसके स्थान पर यदि हम एथिल आयोडाइड की क्रिया करवा देते हैं तो ये क्या बन जाती है, फेनिटोल। और ईथर का निर्माण होता है इसका, इसलिए इसका नाम क्या होता है, विलियमसन ईथर संश्लेषण। नाम क्या होता है, विलियमसन ईथर संश्लेषण। ईथरीकरण कर ली। अब हम पढ़ेंगे एस्टरीकरण। क्या पढ़ेंगे, एस्टरीकरण। तो आगे हेडिंग डालो एस्टरीकरण की अभिक्रिया। अब आगे लिखो एस्टरीकरण। इसमें लिखो जब फिनोल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करवाते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो जल का अणु बाहर निकलते हुए, देखो ये क्या हो, कार्बोस CH3COOH, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए कि किस प्रकार से जल का अणु बाहर निकल रहा है। तो लिख लिया आपने, जब फिनोल पर ये कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल ले सकते हैं, फॉर्मिक अम्ल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एसिटिक अम्ल है क्योंकि 2 ही कार्बन है, इसके लिए इसका नाम क्या होगा, एसिटिक अम्ल। इसकी संरचना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस O को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा, एसिटिक अम्ल। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो जल का अणु बाहर निकलता है। कौन सा अणु बाहर निकलता है, जल का अणु बाहर निकलता है। ये जल का अणु बाहर निकल गया और निर्माण किसका हो गया, एस्टर का निर्माण हो गया। देखो O और ये क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया, CH3 आ गया, और ये क्या हो गया, एस्टर। नाम क्या है इसका, फेनिल एथेनोइड। उतारो आप। इस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टर का निर्माण हो गया, इस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। उतार लो।
अब आगे लिखो बेंजोइलीकरण की अभिक्रिया। अब देखो अभिक्रिया है बेंजोइलीकरण, और बेंजोइलीकरण का मतलब क्या होता है? बेंजोइलीकरण, पहले तो आप ये समझो कि बेंजोइल समूह क्या होता है। बेंजेनोइल, ऑयल, ऑयल किसका होता है? एसिटिल क्लोराइड का। उसी प्रकार बेंजोइल, तो बेंजोइल का सूत्र होता है इस प्रकार से, ये तो हो गया बेंजीन, C+O, और ये क्या हो गया? अक्स, ये है बेंजोइल। इस समूह का नाम क्या है? बेंजोइल। ये तो है बेंजोइल। इस प्रकार के बेंजोइल समूह का जुड़ना बेंजोइलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? बेंजोइलीकरण। अब लिखो इसमें, जब फिनोल पर पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। सोडियम फिनोक्साइड बनता है, जिसकी आगे बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं ये तो सोडियम फिनोक्साइड। बोर्ड की तरफ देखो, ये तो है बेंजोइल, तो मैं देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तो है बेंजोइल, और यदि यहाँ पर क्लोराइड जोड़ देता हूँ तो नाम क्या हो गया? बेंजोइल क्लोराइड। क्या हो गया? बेंजोइल क्लोराइड। ये लिखा मैंने कि सबसे पहले फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम फिनोक्साइड बनाते हैं, जो आगे बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया करके बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं। अर्थात देखो बोर्ड की तरफ देखो, ये इनिशियल बाहर निकल जाएगा, निकल गया, और देखो बन क्या गया? ओ, इसका नाम क्या है? फेनिल बेंजोइट। इसका नाम क्या है? फेनिल। देखो है तो एस्टरी, है तो क्या है? एस्टर। तो मैंने क्या लिखाया? अर्थात फेनिल बेंजोइट का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में बेंजोइल समूह का जुड़ना बेंजोइलीकरण कहलाता है। बेंजोइलीकरण कहलाता है, तथा इस अभिक्रिया को शोटन बोमान अभिक्रिया कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस अभिक्रिया को शोटन बोमान अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया? शोटन बोमान अभिक्रिया। तो आपको समझ में आ गई कि शोटन बोमान अभिक्रिया क्या होती है, कि चलो एस्टर का निर्माण होता है, लेकिन जुड़ता क्या है? बनता क्या है? फेनिल बेंजोइट। क्या बनता है? फेनिल बेंजोइट। मतलब फिनोल पर सोडियम फिनोक्साइड पर यदि बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया करवा देते हैं तो दोनों तरफ फेनिल, एस्टर में क्या जाता है? एल्किल के स्थान पर क्या जोड़ देते हैं? फेनिल। तो नाम क्या हो गया? फेनिल बेंजोइट। इस अभिक्रिया का नाम होता है शोटन बोमान अभिक्रिया। उतारो आप। इस शोटन बोमान अभिक्रिया को उतारने के पश्चात आप लिखो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और PCl5 की क्रिया आपने अच्छी तरह एल्कोहल पर देखी है, वैसी की वैसी अभिक्रिया है PCl5 की। तो लिखो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में लिखो, जब फिनोल पर, ये फिनोल है, जब फिनोल पर पोटेशियम डाइक्रोमेट
K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्रोमिल क्लोराइड, कोष्टक में सूत्र लिख लेना CrO2Cl2, इसे कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड। ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया करवाते हैं तो बेंजोक्विनोन का निर्माण हो जाता है। बेंजोक्विनोन का निर्माण हो जाता है। देखो जिसका सूत्र बोर्ड की तरफ देखो क्या होता है, यह तो होता है बेंजीन। ऊपर की तरफ दो पैरा स्थिति पर हमेशा ऑक्सीजन परमाणु जुड़े होते हैं, इस प्रकार इसे कहते हैं बेंजोक्विनोन। उतारो। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, उतारे तो आपने, इसके बाद में पढ़ते हैं PCl5 की क्रिया। PCl5 की क्रिया 8वीं रिएक्शन है PCl5 की क्रिया। तो आपने अच्छी तरह से आपने पढ़ी होगी, तो इसमें लिखो तो लिख लो, नहीं लिखने डायरेक्ट रिएक्शन लिख सकते हैं कि जब देखो ये फिनोल है, एल्कोहल वाला हिंट यदि आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। यह PCl5 की क्रिया, देखो मैं हिंट लिखा हूँ यहाँ पर, ये फिनोल है। इस फिनोल पर इस प्रकार से आपने क्रिया करवाई वहाँ पर एल्कोहल पर, और इस प्रकार से बंधे टूट जाएगा। तो निर्माण किसका होगा, इस प्रकार से लिख देते हैं डायरेक्ट, क्लोरोबेंजीन POCl3 प्लस HCl। फिनोल पर जब PCl5 की क्रिया करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, क्लोरोबेंजीन का। उतारो आप, ये आपने रिएक्शन के रूप कितनी बार देख चुके हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर OH समूह की अभिक्रिया कंप्लीट कर ली। इससे आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे फेनिल या बेंजीन समूह की अभिक्रिया। फेनिल या बेंजीन समूह की अभिक्रिया या संघनन अभिक्रिया तो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया शोटन बोमान अभिक्रिया और अम्लीय प्रकृति है इसमें। और अम्लीय प्रकृति मैंने आपको 2-5 क्वेश्चन भी करवा दिए, वो आपको याद रखने, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद।